चलिए बच्चे इधर ध्यान दें, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। देखिए अपने पास है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, इधर ध्यान दे बच्चा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम लोगों ने जो है कौन सा फेज स्टार्ट कर दिया था? एम फेज स्टार्ट कर दिया था। मैंने यहां एम फेज को कौन से फेज से बताया था आपको? माइटोसिस फेज। वैसे एम का मतलब माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, लेकिन मियोसिस अपन बाद में पढ़ेंगे जब हमारी बात जर्म सेल या फिर सेक्स सेल की होगी, तब पढ़ेंगे। फिलहाल क्या पढ़ेंगे बच्चा हम लोग? माइटोसिस। अब हमने पूरे इस माइटोसिस के एम फेज को, जो एम फेज अपना, इसको कितने हिस्से में डिवाइड किया था बच्चा? पहला हिस्सा कौन सा था? कैरियो काइनेसिस। दूसरा हिस्सा था अपने पास, बिल्कुल, साइटो काइनेसिस। चलिए वेरी गुड। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के अंदर फर्दर कितने फेजेस थे अपने पास? 4 फेजेस थे। द वेरी फर्स्ट फेज इज प्रोफेज। प्रोफेज के कितने फर्दर फेजेस थे? 2, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। वेरी गुड। उसके बाद सेकंड कौन सा था अपने पास? बताओ। बिल्कुल, मेटाफेज। इसका ट्रिक क्या याद आया था? पापा मम्मी आए, भूल गए? आए तुम्हारे पास। प्रोफेज मेटाफेज, आयना नहीं होता, एना होता है, एनाफेज। चौथा टीलोफेज। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। अपने पास क्या है? साइटोकाइनेसिस फिर फर्दर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। एनिमल सेल में एक अलग तरीके से होता है और प्लांट के सेल में अलग तरीके से होता है। ठीक है बच्चा, सारी बातें हमारी पहले भी हो रखी थी। एनिमल सेल में किस तरीके से होता है? सेल फोरो, ये बार बार लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। और प्लांट सेल में सेल प्लेट। याद है? क्योंकि एनिमल सेल कैसा होता था? सॉफ्ट। किससे बना होता था? बिल्कुल, वेरी गुड, प्रोटीन एंड लिपिड। सेल प्लेट क्यों होता था? क्योंकि उसके पास क्या है? हार्ड। और हार्ड होने का रीजन सेल्यूलोज, जो कि क्या बनाता था? सेल का वॉल, है ना? क्या ये पूरी बातें हो गई थी हमारी ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में? बताओ बच्चा, ये डन एंड डस्टेड था ये वाला पार्ट? गुड। उसके बाद इधर ध्यान देंगे, नेक्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट पार्ट था अपने पास एम फेज का। एम फेज के अंदर प्रोफेज, जिसको कल हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए एक बार बताइए सारे बच्चे, प्रोफेज में कौन कौन सी बातें करी थी हमने? बताओ सारे बच्चे, चलो जल्दी जल्दी बताओ बच्चा, क्या डिस्कस किया था इसके अंदर? प्रोफेज 2 प्रकार का था, एक अर्ली प्रोफेज था, लेट प्रोफेज था। उसके बाद अपने पास तीसरा क्या किया था? मेटाफेज। और चौथे को अगले स्लाइड में करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या कांड हुआ था। सबसे पहले फेज में हुआ था, बिल्कुल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था अपना, वो धीरे धीरे से, पहले तो ठीक ठाक था, काम चलाऊ था, पहले टूटना तो लगभग वहीं से स्टार्ट हो गया था। और अंदर जो क्रोमोसोम थे वो क्या थे? कंडेंस थे। क्रोमोसोम क्या थे? अंदर कंडेंस थे और बिखरे हुए थे, ऐसे कंडेंस क्रोमोसोम थे और बिखरे हुए थे। लेकिन कंडेंसेशन अभी चल रही थी इनकी। जब और कंडेंस हो गया तब ये क्रोमैटिन का रूप धारण कर लेता है। प्रोफेज के लेट स्टेज में वही कंडेंसेशन किसका रूप धारण कर लेगा? क्रोमैटिन का। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्रोमोसोम, क्रोमैटिन कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ये सिर्फ डीएनए के कंडेंस्ड पार्ट हैं, डीएनए का गुच्छा है, डीएनए की उलझन है, या फिर डीएनए का एक कह सकते हो कलेक्शन है। डीएनए का एक जगह पे होना ही बस हमारा क्रोमैटिन और क्रोमोसोम है, बताया था मैंने आपको। इसके बाद जब तुम अगले फेज में पहुंचोगे तो अगला फेज तुम समझ ही गए होगे। अपने पास ये क्रोमैटिन तो रहेगा, सॉरी क्रोमैटिन, आई एम सॉरी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, लेकिन ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा हो चुका होगा? डिसइंटीग्रेट।
अब डिसइंटीग्रेट अगर हो जाएगा तो बताओ क्या क्या चेंजेस दिखेंगे तुम्हें। क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे ही कर देते हैं। जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो डिसइंटीग्रेशन में क्या होगा कि अंदर के क्रोमोसोम्स हैं थोड़े और अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। हाँ, मैं इसको यहां पे दो कलर से दिखा देता हूं, एक ये येलो वाला पार्ट और एक पर्पल लिया था ना कल अपने, पर्पल पार्ट से ऐसे अरेंज हो जाएंगे। अब ये क्रोमैटिन वाले कंडीशन में आ चुके हैं। अंतर क्या हुआ दोनों फोर्स में कि बस यहां से यहां जब तुम गए तो डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया। हाँ, स्टार्ट यहां से होता है, लेकिन अब जो दिखता है ना प्रॉपरली वो हमने शायद कल आपको यहीं से दिखा दिया था। आप वहां से भी दिखा सकते हो, आप यहां भी दिखा सकते हो, लेकिन मेरे यहां ये समझाने का मतलब है कि जब ट्रांजिशन होगा तो कंप्लीटली यहीं से होगा, मतलब यहां दिख जाएगा, लेकिन शुरुआत जो होती है इसकी यहीं से हो जाती है। एस फेज में डीएनए क्या हो चुका होगा अपना, एस फेज में क्या बताया था, एस फेज में क्या बताया था, डीएनए क्या हो चुका होगा, रेप्लिकेट हो चुका होगा। लेकिन डीएनए के रेप्लिकेशन के साथ साथ एक कांड और चल रहा था, वो था अपने पास सेंट्रियोल। पहले तो सेंट्रियोल क्या होंगे, पास पास ही होंगे लगभग लगभग, फिर थोड़े टाइम के बाद जब लेट प्रोफेज में जाओगे तो थोड़े से क्या हो जाएंगे, ये लोग दूर हो जाएंगे और हल्का हल्का इसके अंदर हल्का हल्का फाइबर बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बताया था। फिर हम कौन से फेज में आ जाते हैं, मेटाफेज में। अब मेटाफेज में आते ही अपना जो क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन है, वो प्रॉपर क्रोमोसोम का शेप धारण कर लेता है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली क्या हो चुका होता है, डिसॉल्व। अब तुम्हारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम का कोई भी शब्द नहीं बचा और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम का कोई स्ट्रक्चर तुम्हारे पास बचा होता है। यहां पे एक और कांड होता है, जितने भी हमारे मेजर ऑर्गेनेलीज हैं जैसे गोल्जी apparatus हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये जितने भी मेजर ऑर्गेनेलीज हैं ये सब क्या हो चुके होते हैं, डिसअपियर, खत्म हो चुके होते हैं, दिखते नहीं अपने को, है ना। फिर एंड में जाके जब रीगेन करोगे तो उस टाइम पे फिर क्या हो जाएंगे, वो लोग दिख जाएंगे। बहुत डिटेल कल बातें कर ली थी हमने। अब यहां क्या होगा, अपने पास सेंटर वो सेंट्रोमेयर है, एक क्रोमोसोम इस तरीके से, दूसरा क्रोमोसोम अपने पास इस तरीके से। अपने पास जो है दो क्रोमोसोम एक प्लेट पर और एक ही सेम एक्सिस पर, जो सेंटर होगा सेल का, वहां पे अलाइन हो जाएंगे। अलाइन का मतलब होता है वो उस लाइन पर आ जाते हैं, उस लाइन के ऊपर इनका जो है एडजस्टमेंट हो जाता है। अब तो क्या होगा, इस रीजन को मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर एक प्रोटीनिशियस साइट लगा हुआ था, इस तरीके से अरेंजमेंट था। इसको क्या नाम दिया था हमने, काइनेटोकोर। प्रोटीनिशियस होता है जिसको अपन काइनेटोकोर कहते हैं। और सेंट्रोसोम क्या हुआ था, अच्छा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल एक ही बात है ना, बोला था, एक ही तरह से याद कर लेना। यहां पे अपने पास कौन है, ये सेंट्रियोल है या फिर सेंट्रोसोम है। अब क्या होगा कि ये काइनेटोकोर से क्या करेगा, इस चीज को ज्वाइन करेगा। तो ज्वाइनिंग कुछ ऐसी होगी बच्चा, ज्वाइनिंग क्या कुछ ऐसी हो जाएगी, इधर से फाइबर, इधर से फाइबर, इधर से फाइबर और इधर से फाइबर। क्या फाइबर अपने ज्वाइन होने स्टार्ट हो गए। अब देखो एक चीज, यहां पे मैंने बताया था एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे में कंफ्यूजन हो रही थी बार बार, बहुत देखो बेटा एस्ट्रल रे में दिक्कत मत सोचो। ये जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल भी तो किसी ना किसी तरीके से मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना सेल के। भाई जो सेल का मेम्ब्रेन, जो ये पिंक लाइन बनाया मैंने बॉर्डर, ये पिंक लाइन का जो बॉर्डर है ये किसी ना किसी पार्ट से सेंट्रियोल से जुड़ा हुआ है। तो जिस पार्ट से जुड़ा हुआ है, मतलब सेंट्रियोल जिससे गाइड हो रहा है, उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, रेज। एस्ट्रल का रेज, एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल का मतलब पता है क्या होता है, स्टार, तारा। तो तारे जैसे शेप के होते हैं, वो शेप की वजह से इसको एस्ट्रल बोला गया। जैसे इस स्टारफिश का नाम क्या है, एस्टेरियासिस। तो एस्टेरियासिस वर्ड का मतलब ही होता है तारा, लूनर का मतलब चांद, एस्टर का मतलब तारा। तो इस रे को क्या बोलोगे, एस्टर। तो पूछे एस्ट्रल रे कहां फॉर्म होता है, तो सेंट्रियोल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। और यहां से कौन सा फाइबर ओरिजिनेट होता है, स्पिंडल फाइबर। तो ये कौन सा फेस हो गया बच्चा, इसमें मैंने लिखवा दिया था, ये कौन सा फाइबर है, स्पिंडल फाइबर है एक तरह का। अच्छा इसका काम क्या है, होल्डिंग क्रोमोसोम, होल्डिंग क्रोमोसोम फ्रॉम द center with the attachment of kinetochore, with the attachment of kinetochore। ठीक है बच्चा, ये क्या अपने पास सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहां हुआ था, बिल्कुल डुप्लीकेशन एस फेज में हुआ था, हाँ या ना बताओ। और लोकेशन क्या था डुप्लीकेशन का, साइटोप्लाज्म
प्लाज्मा में। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। अरे बच्चा बताओ, क्या स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल सर, अगर यह ना होता तो कभी स्पिंडल फाइबर जनरेट ही नहीं होता अपने पास। उसके बाद ये जो दो है हमारे पास, ये मैंने कहा था सेंटर से अगर डिवाइड कर दो आप, इसको यूं डिवाइड करो। अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड करोगे ऐसे, इस पूरे सेल को इस तरीके से सेंटर से डिवाइड करो, यहां से एक सेंटर और यहां से एक सेंटर। हाँ, मतलब एक ही सेंटर होगा, मैंने ऊपर नीचे बनाया इसलिए मेरे को दो बार दिखाना पड़ रहा है इसको। तो अगर आप इसको सेंटर से डिवाइड करोगे तो ये पर्टिकुलर एरिया कौन सा है जो ऊपर का दिख रहा है, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास? क्रोमैटिड्स। क्या बोलोगे इसके? क्रोमैटिड्स। ठीक है, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड? क्रोमोसोम अगर एक है तो क्रोमैटिड कितने होंगे? हमेशा दो होंगे, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद ये जो रेस बनाए, इस रेस को क्या बोलोगे? एस्ट्रल रे। एस्ट्रल वर्ड का लॉजिक क्या है? सिंपल, स्टार शेप, तारे जैसा दिखता है, बस ये लॉजिक, और कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, है ना। बाकी ये रेड कलर का जो बनाया ये कौन सा है? काइनेटोकोर, जो कि किससे बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर लाइक काइनेटोकोर। और ये पूरा एरिया जो है बच्चा, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया, ये क्या एक हमारे क्या ये पूरा एरिया बच्चा बताओ जरा, क्या एक प्लेट जैसा है? एक ही एक्सिस में अलाइन हो रहा है। इस एरिया को क्या बोलते हो? कौन सा प्लेट? मेटाफेजिक प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट। और यहीं पे सबसे अच्छे क्रोमोसोम्स को हम लोग देख पाते हैं। क्या क्रोमोसोम को सबसे बढ़िया तरीके से यहीं पे देख पाते हैं? इसीलिए इस फेज को हम क्या बोलते हैं? बेस्ट टू स्टडी क्या? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करनी है उसके लिए सबसे बेस्ट फेज कौन सा होगा? अपना मेटाफेज। और ये फेज कौन सा है बच्चा? मेटाफेज। इस फेज को हम क्या बुलाएंगे? मेटाफेज बुलाएंगे बच्चा, है ना। इसको अच्छे से जो है याद कर लेना सब, कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं होना चाहिए। और ये दोनों कौन से फेजेस हैं? प्रोफेज हैं। दोनों इकट्ठे क्या बोलोगे आप इनको? प्रोफेज। ये आपके प्रोफेज हैं। और प्रोफेज में भी कौन कौन से हैं ये लोग? ये याद रखना कौन से अर्ली हैं और कौन से लेट हैं। ये वाले कौन से हैं? अर्ली। ये वाले कौन से हैं? लेट। अर्ली लेट का डिफरेंस क्लियर है? ये है अर्ली प्रोफेज और ये है अपना लेट प्रोफेज। याद रहेगा? बोलो बच्चा, अर्ली लेट। ठीक है, तो ये पूरा जो टॉपिक है बोर्ड का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे कहते हैं ना मेजर टॉपिक है। इसको आप कहीं से भी स्किप नहीं कर सकते। समझे मेरी बात? याद करना है। चलो एक बात बताओ, अर्ली और प्रोफेज में डिफरेंस, लेट में, अर्ली और लेट में। यहां डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्टेड और यहां पे कंप्लीटेड। ऑर्गेनेलिज जो थे मेजर, यहां से खत्म होने स्टार्ट होते और यहां के खत्म हो चुके होते हैं। प्रोफेज में सारे क्रोमोसोम अभी कंडेंसेशन कर रहे होते हैं, इंटरवाइंडिंग इनका चल रहा होता है। ठीक है, और यहां आते आते ये क्रोमोसोम का शेप धारण कर चुके होते हैं, लेकिन यहां पर अभी इनका काम चल रहा होता है। बस ये सिंपल सा डिफरेंसेस है, याद रहेगा। इस पूरे टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? क्या हम एनाफेज पे बढ़ जाएं बेझिझक, क्योंकि यहां तक की बातें अपन कल भी डिस्कस कर लिया था। आइए, सो द वेरी नेक्स्ट टॉपिक, बड़ी प्यारा टॉपिक है, एनाफेज। सर एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज देखिए, एनाफेज बहुत ही सिंपल फेज है बच्चा। सिंपल क्यों है बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस पूरे फेज में ज्यादा कोई कांड देखने को नहीं मिलेगा। इस फेज में जो सबसे मेजर चीज होता है, ये ध्यान रखेंगे, इस फेज में हम लोग, ये मक्खी क्यों आजू बाजू घूमती है?
ये तो मक्खी का सीन याद आता है मूवी का ना। मेरी एक्स तो नहीं है? हाँ, कह रही है कि सीधा सीधा बोलो, नहा के नहीं आए हैं। एक बात बताओ, मेरा नाम सूभी नहीं है। शेप ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। अब यहां देखो, हम कहां कुछ बोला। यहां देखो, एनाफेज जो है बच्चा, अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो कहां करोगे? मेटाफेज में। लेकिन शेप की स्टडी करनी है एनाफेज। मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना मत। मॉर्फोलॉजी, एम से मॉर्फो और एम से मेटा, एना का शेप। अब देखो, सबसे पहले कथा क्या है, कथा बताएं हम आपको। कथा सुने जरा ध्यान से, कथा सुनते हैं। देखिए भाई, अपने पास फिर से सेल आ गया। बोलो, कुछ पूछ रहे हो? तो कथा शुरू करने से पहले कुछ और बातें आपको बतानी पड़ेगी मुझे। जैसे देखो, ये क्या है? ये क्या है बच्चा? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। ये भी क्या है आपके पास? क्रोमोसोम है। देखिए, अपने पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। मैंने आपको बड़ी डिटेल बताया था, आप लोग इधर ध्यान देंगे कि अपने पास अगर मैं सेंटर से इसको डिवाइड कर दूं, अगर मैं एक सेंटर से इनको डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? देखो, होगा कुछ ऐसा कि ये वाला जो हिस्सा है अपना, एक साइड मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। ये वाला हिस्सा एक साइड मूव करना स्टार्ट करेगा, तो इनको भी क्या बोलोगे? क्रोमेटिड। क्या ये दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर के हिस्सा थे? तो क्या ये दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के सिस्टर लगेंगी? क्योंकि सगी थी, खास थी, सेम पार्ट से ही डिवाइड हुई थी ये लोग। सेम वही बात अगर मैं ये बोलूं कि क्या ये भी एक क्रोमेटिड है सर? क्या सर ये भी एक क्रोमेटिड है, लेकिन ये लोग कौन से होंगे एक दूसरे के लिए? नॉन सिस्टर होंगे। ये चीज में कंफ्यूजन नहीं रखना। सेम सेंट्रोमियर के अगर डिवाइड कर रहे हो तो वो डेफिनेटली क्या होंगे? सिस्टर। और अगर डिफरेंट सेंट्रोमियर से डिवाइड कर रहे हो तो वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन सिस्टर कहलाएंगे। अरे हाँ या ना बोलो बच्चा। अब एक और बात ध्यान दे बाबू, आप लोग जरा इसको अच्छे से सुनेंगे। अपने पास अगर मैं बोलूं कि इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो तो कितने क्रोमोसोम दिखेंगे तुम्हें? एक। लेकिन अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को क्रोमेटिड के लेवल पे बात करो तो एक क्रोमेटिड ऊपर और एक क्रोमेटिड नीचे। तो अगर क्रोमोसोम एक है तो क्रोमेटिड कितना हो जाएगा? हमेशा 2 हो जाएगा। तो क्या अगर बंटवारा लगाना है, अगर हम पीछे वापस आते हैं, देखो जरा यहां पे, यहां कहानी थी बंटवारा की। मैंने पहले ही कहा था कि पूरा एम फेज जो है 2 हिस्से में डिवाइड है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में इन चारों फेजेस में अपना ध्यान जो होता है वो यही होता है कि कैसे भी पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करो सर। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस का वर्ड का मतलब क्या है? न्यूक्लियस को डिवाइड करना। उसके बाद जब एक बार सर न्यूक्लियस डिवाइड कर देंगे ना सर, तो उसके बाद किसको डिवाइड कर देना? सेल को, ताकि एक कंटेंट बाकी दोनों सेल में बराबर बराबर क्या हो जाए? बट जाए। तो यहां पिताजी के पास बहुत बड़ी समस्या ये थी कि वो कैसे डिवाइड करें। तो उन्होंने अभी तक पिताजी ने बड़ी अच्छी से डिजाइनिंग संभाली। पहले प्रोफेज के अंदर लाए, सारे अपने कंटेंट को इकट्ठा करना स्टार्ट किया। मतलब जितनी भी संपत्ति थी पिताजी के पास, उन्होंने उन पूरे संपत्ति को क्या किया? एक इकट्ठा करना स्टार्ट किया। जब बंटवारा लगता है घरों में, जब पिताजी को अपने बच्चों के अंदर वो अपने बंटवारों को बांटना होता है, तो वो पूरे संपत्ति को एक जगह लाकर रख देते हैं। उसके बाद उसमें ये डिसाइड करते हैं कि कितनी संपत्ति किसको कितनी देनी चाहिए और क्या इसका इक्वल बंटवारा होगा। तो सेम बात है, यहां पे संपत्ति को इकट्ठा किया जा रहा है। पहले तो ये संपत्ति को कहां रखा गया था? पेटी के अंदर। फिर पेटी को धीरे धीरे खोला गया, फिर पेटी खुलते सारे संपत्ति बाहर आनी स्टार्ट हो गई। फिर संपत्ति को ऐसे डिवाइड किया गया, ऐसे डिजाइन किया गया कि इसको हम ऐसे बांटे कि बराबरी के हिस्से में ये क्या हो जाए? बंटना स्टार्ट हो जाए। तो संपत्ति था पेटी में, संपत्ति को पेटी खोल के निकाला, सारे संपत्ति साइटोप्लाज्म में आ गए हैं। अब संपत्ति को अपने को क्या करना है बच्चा? बांटना है। संपत्ति को क्या करना है? बांटना है। अब नेक्स्ट स्टेप में बांटने वाली बात आती है, उसको ही क्या बोलते हैं बच्चा? एनाफेज। और इस बांटने के दौरान ही हमने अपने को क्या दिख जाएगा? शेप दिखना स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम का शेप होता कैसे है और शेप है तो है कैसा शेप है? नहीं समझे मेरी बात? सबसे पहले समझ में आया कि नहीं आया? अगर मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो क्या बोलूंगा?
मेटाफेज। मेटाफेज में सिर्फ मॉर्फोलॉजी दिखेगा कि भाई क्रोमोसोम कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये सारी तमाम चीजें, क्रोमोसोम मोटा है कि नहीं है, कंडेंसेशन ढंग से हुई है कि नहीं है, ये तमाम चीजें मॉर्फोलॉजिकली वो आप मेटाफेज में देख लोगे। लेकिन अगर आपको शेप दिखना है कि सर किस शेप में एग्जिस्ट कर रहा है, मूवमेंट किस शेप में हो रही है, रहता किस शेप में है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आपकी हालांकि देखो शेप वर्ड भी कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजी का ही हिस्सा है, लेकिन क्या हर मॉर्फोलॉजी तुम्हें शेप बता देगा? नहीं ना। शेप के लिए तुम्हें थोड़ा डिटेल अलग तरीके से स्टडी करना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? समझे ना? अब देखो ये येलो वाला क्रोमोसोम था। अब यहां देखो क्या होता है बच्चा, यहां पे अपने पास येलो वाला क्रोमोसोम था इस तरीके से। तो जो येलो वाला क्रोमोसोम होगा वो इस तरीके से क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। फिर जो दूसरा येलो वाला होगा वो नीचे की तरफ क्या करेगा बच्चा, मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज पर्पल वाला भी जो है नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएगा, और दूसरा पर्पल वाला जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये क्रोमोसोम जो आपके स्प्लिट हो गए, पहले तो क्या हुए, स्प्लिट हुए। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, सेंट्रोमियर से डिवाइड हुए। तो अब मत बोलना कि क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है, एक्चुअल में किसका मूवमेंट हो रहा है, क्रोमैटिड का मूवमेंट हो रहा है। क्रोमोसोम का मूवमेंट तो हो गया, टूट गया ना भाई, अब तो क्रोमैटिड बोल सकते हो तुम ना अच्छे से। तो ये क्रोमैटिड का मूवमेंट हुआ बच्चा। ऊपर अभी भी कौन मस्त संभाल रहा है इन लोगों को, कौन गाइड कर रहा है, कौन है, अपना सेंट्रोसोम मस्त गाइड कर रहा है। क्या सेंट्रोसोम किससे गाइड हो रहा है, कौन से रेस से, एस्ट्रल रेस से। वो अपना एस्ट्रल रेस से गाइड हो रहा है, ऊपर की तरफ में एस्ट्रल रेस से गाइड हो रहा है। और ये इन लोगों को किससे गाइड कर रहा है, एक फाइबर से गाइड कर रहा है। किससे गाइड कर रहा है बच्चा, फाइबर। और उस फाइबर का नाम क्या है बच्चा, लोग बताइए, स्पिंडल फाइबर। तो यहां से इसको गाइड कर रहा, यहां से इसको, यहां से इसको गाइड कर रहा, और यहां से इसको गाइड कर रहा। नहीं आई बात समझ में? सर एक बात बताओ ना सर, सवाल ये है सर कि ये जो आपने करा है ये काम, ये क्यों ऐसे शेप में करा है? क्या ये काम ऐसे नहीं हो सकता था क्या? क्या ये चीज ऐसे नहीं हो सकता था क्या? जरा एक बार देखो, क्या ये चीज ऐसा संभव नहीं था कि ये ऐसे आ जाए और ये चीज ऐसे हो जाए, या फिर ये चीज ऐसे हो जाए ऐसे, और ये चीज ऐसे हो जाए? क्या ये जो करा आपने सर, ये चीज ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ? मतलब ये चीज ऊपर की तरफ क्रोमेटिड, हम नीचे तरफ क्यों नहीं कर सकते? यहां ऊपर है, हम नीचे तरफ क्यों किए? ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये चीज क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए? क्योंकि सारा काम है काइनेटोकोर का। स्पिंडल फाइबर किसके पर कंट्रोल जमा सकता है, काइनेटोकोर पे। तो काइनेटोकोर तो स्पिंडल फाइबर के साइड होगा ना। अगर यहां पे काइनेटोकोर नहीं होता तो ये खींचा कैसे जाता? यहां पे काइनेटोकोर नहीं होता तो इसको खींच कैसे सकते थे तुम? तो काइनेटोकोर है ना जो इसको खिंचवा रहा है बच्चा। अगर मैं किसी बच्चे को, जैसे इस बच्चे को मैं पकड़ के खींच रहा हूं, तो जो मेरा अटैचमेंट है जहां पे, मैं तो उसको ही बोलूंगा, उसको ही देखूंगा। अब मैं पकड़ के अगर यहां खींचूंगा तो वो वहां मूव करना थोड़ी ना स्टार्ट कर जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? ये समझ आया कि नहीं आपको? एनाफेज क्यों बोला क्या? अब इसी दौरान जो है बच्चा, सुनिए, अब इसी दौरान क्या होगा, इस फेज के दौरान क्या होगा कि अपने पास शेप दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या दिखने स्टार्ट हो जाएंगे? शेप। तो क्रोमोसोम के टोटल कितने शेप दिखेंगे अपने को? 4 टाइप के। 4 टाइप के शेप दिखेंगे, एक वी, एक एल, एक जे और एक आई। कितने तरह के शेप दिखेंगे बच्चा? 4। वी, एल, जे, आई। इसको याद कर लोगे, वलजाई। क्या याद करोगे? वलजाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है शेप ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर क्वेश्चन। वी, वी ऐसे वी, उसके बाद क्या है? एल, उसके बाद जे, और उसके बाद आई। आई को आई की तरह ही दिखाना, ठीक है? उसके बाद और इसका चलो नाम बताते हैं। इसका नाम है, वी का होता है मेटासेंट्रिक। क्या नाम होता है बच्चा? मेटासेंट्रिक। हाँ बोलो, कॉल आ रहा है। मेटासेंट्रिक। एल का मतलब क्या होता है बच्चा? सब मेरा, सब मेटा सेंट्रिक। जे का मतलब होता है एक्रो सेंट्रिक, और आई का मतलब होता है टीलो सेंट्रिक। तो अपने पास कितने शेप हो गए बच्चे? 4 तरह के। यही 4 शेप में अपना क्रोमोसोम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। वी शेप, एल शेप, जे शेप और आई शेप, के शेप। वाह, है ध्यान कहां है पढ़ाई में? वी, एल, जे और ये आई। अरे बात समझ में आई? आई ना? क्लियर है। अब आखिरी में चले,
अब बताता हूं क्या होता है इंटरेस्टिंग। अब लास्ट अपना समापन हो जाएगा, इसके बाद देखो परसों से नवरात्र स्टार्ट है ना। लड़कियां तुम तो बहुत एक्साइटेड होगी, नहीं एक्साइटेड हो? कुछ लड़कियां बहुत एक्साइटेड हो रही होंगी। अब कुंवारी खाने का मौका मिलेगा, 3 गो कुरकुरे का पैसा मिलेगा, 15-15 रुपया टिफिन का बॉक्स मिलेगा। अच्छा तुमने बचपन में लड़कियां जब तुम कुंवारी खाने जाती थी तो तुम्हारे मन में ऐसा होता था कि किसी बढ़िया घर में खाने को मिले, थोड़ा बढ़िया मिलेगा, होता था ना मन में, है ना? थोड़ा सा जैसे घर, अच्छा घर भी ढूंढते थे वैसा ही। अच्छा एक सेकंड, कैसे ढूंढते थे? जैसे मान लीजिए घर है, तुम्हें अगर नहीं बुला रहे हैं तो तुम वहां पे पहले ही पहुंच जाओगे अपने दो चार दोस्त, ऐसे ऐसे टहलते रहोगे, काश बुला ले, काश बुला ले। और तुम वहां घूमते घूमते देखोगे 9 लड़कियां बाहर आ रही है खा के अंदर से। जा, टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, पैसा बर्बाद। और हम लड़कों का क्या ड्यूटी होता था? जाओ लड़की ढूंढ के लाओ। और देखो कितनी बेइज्जती होती थी। कितनी बेइज्जती होती थी जब रोड पे लड़कियां जल्दी जाती थी झुंड में, और हम लोग, सुनो ना, आओ ना मेरे घर, आओ ना, आओ ना, आओ मेरे घर खा लो प्लीज। सबसे ज्यादा बेइज्जती तब फील होता था, लड़कियां बोली नहीं 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 हम लोग को वहां जाना है। अब तुम मुंह लटका के घर पे आके मम्मी बोलती थी लाए लड़की पकड़ के उठा के। नहीं मिली लड़कियां। मतलब उस नवमी के पूजा के दिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होता था हम लड़कों के लिए। और उसके बाद जब लड़कियां मिल जाएंगे तो जब कन्या बैठ के जब कन्या खाना शुरू कर देंगी, उसके बाद हमें थोड़ी वैल्यू देने के लिए भैरव बाबा बोल के बैठा दिया जाता था बगल में कि थोड़ी हमारी इज्जत रह जाए। दुर्गा माता के भाई थे भैरव बाबा, लेकिन ये कहानी नहीं सुना, दुर्गा माता ने गर्दन काट दिया था भैरव माता का, भाई बाबा का, है ना? दुर्गा माता ने तो फिर थोड़ा सा सांत्वना, सबको मिलेगा 10 10 10, तुमको 1 रुपया। क्योंकि तुम भैरव बाबा, तुम्हारी औकात 1 रुपये की है। खाने की चीजें अच्छा रहती थी थोड़ा सा, बट इट वॉज क्वाइट गुड, इट वॉज गुड मोमेंट। मतलब अब तो खैर तुम लोग, अभी कुछ बच्चे से ये एलिजिबल है, ये अभी एलिजिबल है, इधर को इधर तो तीनों ही एलिजिबल है सब। कन्या खिलाने का एलिजिबिलिटी क्या होता है? हाइट का जितना छोटा हो, ठीक है। आवाज इतनी पतली जितनी हो, ये होता। तेजस में शूट हो सकता है अगर थोड़ा बहुत बाल है। भैरव बाबा के लिए सूट है। ओम कभी भैरव बाबा बने हो? नहीं बने, झूठ बोलेंगे। तुम मेरे यहां तो बने थे, एक बार याद करो। नहीं बने थे? अच्छा। आइए बच्चा, लास्ट आए। तो कन्याओं, तुम लोग 9 दिन अपना जो है एग्जिस्टेंस मोहल्ले में बताना स्टार्ट कर दो कि तुम एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, और तुम्हें बुलाया जाए। एक बार मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। मेरी एक कजिन सिस्टर थी, नवरात्र का ही दिन था, कन्या खिलाने वाला दिन था, तो 2-4 घर में खा ली थी। उसके बाद सब मतलब घर में खा ली थी बेचारी, थक गई। अब कुछ 4 घर में 4 जगह पे पूड़ी, वो हलवा जो भी होता है उसका आइटम, सब्जी वब्जी, कुछ जगह तो मिठाई उठाई भी लोग खिलाते हैं, मतलब अपने अपनी श्रद्धा की बात होती है। वो खा खा के पूरा एकदम थक गई थी, पक गई थी, अब उसको खाने का बिल्कुल मन नहीं था। अब क्या हुआ, मेरे जो घर के जस्ट पड़ोसी वाले थे, अब उन्होंने आके बोला कि आपके घर में बेटी है, कन्या है, उसको भेजिए हमारे घर खाने के लिए। अब मेरी बहन एकदम तैयार नहीं, कह रही एकदम कि नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। मेरी मम्मी उसको जबरदस्ती बोल रही कि इज्जत का बात है, मोहल्ले का बात है, पड़ोसी है, बुला रहा है, नहीं जाएगी तो कल को नवरात्रा बीत जाएगा, लेकिन पूरे साल भर दुश्मनी रहेगा हमारा, तू जा। और वो कह रही हम नहीं जाएंगे, हम पेट भर गया है। अब सीन ऐसा बना, मैं वहीं खड़ा था, वो रो रही है, चिल्ला रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी मम्मी खींच के कह रही है जाओ, और वो पड़ोसी वाला भी, आओ ना बेटी थोड़ा सा खाना, आओ ना। एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे तुमको। जैसे बोला एक्स्ट्रा पैसा करिए, अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी जल्दी खिला के भेज दीजिएगा हमको। तो देख रहे हो पैसा क्या नहीं कराता है, वरना दुर्गा माता को पैसे की क्या जरूरत है। चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे प्यारा फेस्टिवल है, बहुत ही सुंदर फेस्टिवल अपना नवरात्र। 9 दिन 9 दम चांदनी रहती है पूरे टाइप। इधर देखो, अब ये अपने पास टीलो फेज है, लास्ट है बेटा, इधर 2 मिनट ध्यान दे प्लीज।
साइलेंस साइलेंस बच्चे, अरे क्या प्लानिंग चल रही है देखो ना। अब देखो होता क्या है, जब एनाफेज में थे हम लोग, तो एनाफेज में इधर ध्यान दो, ये काम तो हो गया अपना, इधर ये काम हो गया। अब इस पूरे सेल को कितने बंटवारा करना है, 2 में। तो एक पूरा कंप्लीट जो होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां बनना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा फील करो, देखो इधर देखो बच्चा, सुनो, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कुछ ऐसे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ यहां बनना स्टार्ट होगा ऐसे, और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहां इस तरीके से, मतलब इसके ऊपर वाले साइड में बनना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये तो मैंने सेल के बाहर दिखाया आपको, लेकिन एक्चुअली कहां होगा, सेल के अंदर। मतलब जो जो कांड तुमने प्रोफेज में किया था, टीलोफेज में आके उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। प्रोफेज में क्या किया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसॉल्व, डिसइंटीग्रेट, वापस आ जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या किया था, ऑर्गेनेली को गायब, सारे ऑर्गेनेली वापस बुला लोगे। मतलब जो जो तुमने काम को बंद कर दिया था, वहां पे जाते जाते इस काम को वापस क्या कर देना है, तुम्हें चालू कर देना है। तो नेक्स्ट फेज आते आते सबसे पहला काम क्या होगा बच्चा, अपने पास 2 न्यूक्लियर ऐसे बनेंगे, 2 इस तरीके से, इस तरीके से न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया हमारे पास। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, अपना पूरा का पूरा जेनेटिकल कंटेंट क्या होगा, फिर से आके भर जाएगा। एक जेनेटिकल कंटेंट यहां पे, अच्छा येलो बनाया था अपने ने, येलो से कर देते हैं ताकि आपको समझ रहेगा। तो एक न्यूक्लियर कंटेंट यहां आके भर जाएगा और दूसरा न्यूक्लियर कंटेंट जो है यहां आके भर जाएगा। सारी ऑर्गेनेली वापस रिगेन हो जाएंगी। और अगला स्टेप तुम्हारा समझ ही में आ गया होगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, सेल का साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि ये पूरा सेल कितने हिस्से में डिवाइड हो चुका होगा, 2 हिस्से में, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर। तो एक में देखो जेनेटिकल मटेरियल पहुंच गया होगा, ध्यान देंगे इधर, एक सेल इधर यूं और एक सेल इधर यूं, 2 सेल आपके डिवाइड हो चुके होंगे और दोनों के अंदर जेनेटिकल कंटेंट भर गया होगा। ये लो येलो वाला जेनेटिकल कंटेंट वाला सेल इधर एग्जिस्ट कर रहा है और पर्पल वाला जेनेटिकल कंटेंट वाला सेल कहीं इधर पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फाइनली साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। मतलब ये टीलोफेज है और ये वाला फेज कौन सा है, साइटोकाइनेसिस। क्या बच्चा आप लोग को ये चीज समझ आ गया, क्लियर, समझ आया अच्छे से, बोलो क्लियर है। क्या सेल डिवीजन में एम फेज सेल, देखो जो कांड था इधर था भाई, उधर एम फेज में और थोड़ा सा कहां, एना में। बाकी टीलो और प्रो एक दूसरे के इनवर्स है। बस खत्म कहानी हो जाना है तुम्हारा। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात है बच्चा, पूछो क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों से, पूछे, पक्का? नहीं, घर में पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, अब है कहां है, पढ़ाई नहीं कर रहे ना घर पे हैं, कॉपी लेके भी नहीं आए हो, तेरा किसी और से मांगा ना कॉपी, क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे? चलो अब है, तुम ही बताओ, क्वेश्चन बताओ। अगर हमारे पास जीवन के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेली है, उसका कंटेंट है 20, तो बताओ G2 में कितना हो जाएगा? कोई नहीं बोलेगा, अभय से पूछा, अभय बताएगा। G1 में 20 है तो बताओ G2 में कितना होगा और S में कितना होगा? चलो अमन तुम बता दो, चलो बता दो, बताओ हिमानी तुम, एस में, जिससे पूछा, अगर कोई और बोला फिर मैं उससे पूछूंगा और नहीं बता पाएगा फिर वो बेइज्जती हो जानी है। एस में सेम रहेगा और G2 में फिर क्या हो जाएगा? बताओ दिव्या, एस में कितना होगा और G2 में कितना होगा? बताओ सुरभि, सुरभि, G2 में 40 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सही बोल रही है, सही बोल रही है। अरे तो मैंने तो यही बोला सही बोल रही है, मैंने कहां बोला कुछ बोल रही है, थोड़ा टोन ही तो बदला था यार। चलो तब बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं, आप बताओ माही, अगर कोई सेल का न्यूक्लियस कंटेंट 20 है जीवन के अंदर, तो एस फेज के अंदर डीएनए कंटेंट कितना होगा? डीएनए कंटेंट जीवन में किसी का 20 है तो एस फेज में कितना हो जाएगा? बताओ, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सेम रहेगा, सेम रहेगा, सेम
सेम मत बोलो, मैं कह रहा हूं शेम। शर्म करो कि तुम सेम रह रहा कह रही हो। शेम, डोंट कॉल इट सेम, कॉल इट शेम। क्योंकि तुम कह रहे हो कि जीवन में 20 है डीएनए, तो एस में भी 20 ही रहेगा। इस बात को शेम थोड़ी कहते हैं, शेम कहते हैं। ठीक है, 40 हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि एस में रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। आप वर्ड सुनो ना, विवाह, आप बताओ। अच्छा, क्या है यार ये? क्या क्या? अच्छा कहोगे, इधर बताओ। सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन इंटरफेज में होता है या एम फेज में होता है? और अगर इंटरफेज में होता है तो कहां होता है, और एम फेज में होता है तो कहां होता है? बहुत सिंपल सवाल पूछे हैं। सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन इंटरफेज में होता है या एम फेज में होता है? और अगर इंटरफेज में होता है तो कहां होता है? और आपका जवाब अगर एम फेज है तो कहां होगा? विभा, आपसे सवाल है। अनीशा आप बताएं। सुनो अनीशा, आप बताओ। उसका हो गया खत्म, फ्यूज। वो जब क्वेश्चन पूछते हैं तभी बोलती है हम ही से काहे पूछते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि हमसे मत पूछिए, हम नहीं बता सकते हैं। सलोनी, इंटरफेस के जीवन में ही होता है। आप बताओ सलोनी कहां होता है? प्रतिज्ञा बताओ। कौन नली? रिचा तुम बताओ। और जीवन किसके? जीवन जीटू में इंटरफेस के। देख रहे हो, ये बच्ची एग्जिस्ट नहीं करती क्लास में, फिर भी देखो सब पता है। इकलौती ऐसी स्टूडेंट है जो क्लास में प्रेजेंट होकर भी एब्सेंट है, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना आई है कि नहीं आई है। अच्छा, पीछे चुन्नी और मुन्नी। मुन्नी से सवाल है, चुन्नी नहीं, मुन्नी से सवाल है। हाँ, तुम चुन्नी हो और वो मुन्नी है। मुन्नी बताओ। इधर ध्यान दो। मिस मुन्नी, आपसे सवाल है। मिस चुन्नी, आप उसको हेल्प ना करें, ठीक है? चलिए, सवाल ये है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है। कहां होता है एस फेज में? नोट्स देख के भी बता नहीं पा रही हैं आप मिस मुन्नी। अच्छा, मिल ही नहीं रहा है नोट्स में। चलिए मिस चुन्नी, आप बताइए। जीवन में। जीवन में कभी जीवन में नहीं होगा। हमारे इस जीवन में कभी जीवन में नहीं हो सकता। चलिए, श्याम लाल बिहारी। नो आइडिया सर जी। चलिए, आदर्श किशोर। नो आइडिया। साहिल। ओम। एम ओम बताओ। एस फेज में कहां होता है? साइटो, तुम लोग क्या इसको हल्के में लेते हो? 70 kg वेट है इसका। चलिए, ओके। देखिए, लेकिन देखो, बहुत दुख की बात है, ये सब चीज कितनी बार अपन पढ़ रहे हैं लेकिन तुम्हें फिर भी रिकॉल नहीं हो रहा है। पढ़ रहे हो कि खत्म हो गए हो तुम लोग? सैचुरेटेड, खत्म। लड़कियों तो थोड़ा, लड़कियां तो फिर भी बोलिए, तुम लड़कों को पता भी है चैप्टर कौन सा चल रहा है? यूनिट कौन सा है, चैप्टर कौन सा? अच्छा छोड़ो, सब्जेक्ट कौन सा, ये भी पता है? उससे पूछे बॉटनी में क्या पढ़ाया था, कहता है बॉटनी में एनिमल पढ़ा दिया जाता है और जूलॉजी में प्लांट पढ़ा दिया जाता है। अमन था ना, सॉरी, सौरभ 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 था। हाँ, अब तो, अब सोचो कितना दुख की बात है। कभी आशिकी से फुर्सत मिले तब ना पढ़ोगे। आधे से अधिक तो तुम आशिकी में हो। कल कहां से एक बच्ची का नाम लेके आया, उसके कहता हमसे बात करो ना, हमको सब जानकारी है।
तो इस तरह का तो तुम लोग का व्यवस्था हो गया है। जैसे जैसे सेशन खत्म हो रहा है वैसे वैसे तुम्हारी आशिकी क्या हो रही है, परवान चढ़ते जा रही है। क्या विचार है, रिजल्ट से पहले बहू लाओगे घर में? एक्सेप्ट करेंगे अब्बा आपके? अब्बा नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे भाई, कोई फायदा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा एनसीईआरटी पर ध्यान दो और पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना ना खत्म कहानी है बाबू। जो आपकी स्थिति है ना, जो आपकी स्थिति है, मैं सच बता रहा हूं, मजाक से हटके, मैं तो ये सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, बट मैं ये इमेजिन कर सकता हूं कि आपकी फिजिक्स भी गोल गोल गलना हो रखी होगी, आपकी केमिस्ट्री तो पूछो ही मत। केमिस्ट्री तो खैर अपने आप में मिस्ट्री है, तो आपसे बड़ा मिस्ट्री क्या ही हो सकता है। वो भी अच्छी है केमिस्ट्री, पूछ ले सवाल। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? धीरज बोल रहे हैं, एक सेकंड को ना। धीरज कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो केमिस्ट्री में? जीओसी ना, फुल फॉर्म तो बता ही देगा, उतना ही तो पता होता है। इधर ध्यान दो, पूछे क्वेश्चन जीओसी से। आइसोमरिज्म पढ़ लिए हो? रेजोनेंस पढ़े हो? रेजोनेंस पढ़े हो? प्लस आर माइनस आर इफेक्ट पढ़े हो? एग्जाम्पल बताओ तो एक। अच्छा, एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, बताओ ये कौन सा ग्रुप है? प्लस आर है या माइनस आर है? प्लस आर है। श्योर? कैसे प्लस आर है? तुक्का मारे ना, कल ही सर बताया ना, फिर आपको आज याद क्यों नहीं है? इतना जल्दी भूलोगे? गजनी के मौसा हो, इतना जल्दी भूल रहे हो? अब है केमिस्ट्री पढ़ते हो? सब्जेक्ट नहीं है तुम्हारे पास केमिस्ट्री? थोड़ा सा बच्चा लोग, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, वरना 12th के जाते जाते ना आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। सच बता रहा हूं, मोमेंटम को बिल्ड करो। हो गई है तो अभी तो थोड़ा बहुत चल सकता है, 11th के अंदर हो। 12th में तो आपकी थोड़ी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने लायक होगी, क्योंकि वो आपका रिजल्ट टाइम होगा। 12th में जाने का मतलब आप बोर्ड्स में अपियर होगे, आप उसके तुरंत बाद कंपटीशन एग्जाम में अपियर हो जाओगे। यहाँ सिलेबस और पैटर्न में चेंजेस पे चेंजेस हो रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आपकी स्थिति खत्म होती जा रही है, क्योंकि आप लोग ना डिस्ट्रैक्टेड हो अपने एक्चुअल जिस चीज़ के मकसद से आपको यहाँ पे भेजा जाता है, या आपके घर वाले जिस मकसद से आपको, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखते हैं, आपने वो ख़त्म कर दिया है। मैं क्या कहता हूँ भाई, सब कुछ ठीक है इस उम्र के अंदर। सबसे बड़ी गलती कि तुम एक तो पढ़ाई पर समय नहीं दे रहे, आशिकी में तुम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चे, क्योंकि मुझे पता रहता है बेटा, मैं बता रहा हूँ, आपके एज में और हमारे एज में बहुत बड़ा डिफरेंस थोड़ी ना है, तो जानकारी रहती है कुछ कुछ बातों की, और आप में से ही आपके यार दोस्त मुझे बता दिया करते हैं आपके। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो सारी की सारी जानकारी रहती है आपकी आशिकी वाजे की। और मुझे सुन के बड़ा तरस और हंसी सी आती है कि बताओ, जिस समय में अकल नहीं आया, ढंग से आपके विजडम टीथ की स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, दो चार अच्छा ढंग से प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं कर सकते तुम बातों को, क्या तुम आशिकी करोगे? और तुम्हारा हार्ट ब्रेक भी हो जाता है इस उम्र में, और डिप्रेशन में भी, डिप्रेशन नहीं, डिस्प्रेशन में चले जाते हो। तुम में से 60% बच्चों का तो स्टेटस देख के हंसता हूं मैं। 60% बच्चों का स्टेटस व्हाट्सएप के जो स्टोरी लगाते हो ना, देख के हंसी आती है। वादा है मेरा, एक दिन मैं वापस पलटूंगा। बताओ ना, कब कब वादा कब पूरा होगा वो? हमको तो नहीं लगता इस जन्म में पूरा होगा। नहीं, मैं देखो, मेरी स्टोरीज में और तुम्हारी स्टोरीज में फर्क होता है, समझ रहे हो? तो इनमें कुछ भी मतलब आपका ना कोई भला नहीं है, आप वेस्ट ऑफ टाइम में इन्वॉल्व हो रहे हो। मैं आपको एक बार कितनी बार बोलता आ रहा हूं कि तितलियों के पीछे भागना बंद करो, पकड़ोगे उड़ जाएगी। बगीचा बनाने पर ध्यान दो, तितलियां चल के आ जाएंगी, ठीक है? तो ये उम्र जो है बगीचा बनाने का है, समझ रहे हो? कितना अच्छा इन बातों को तुम कितना सीरियसली सुनते हो? सर ने कितनी अच्छी बात कह दी, अब मैं आज से तितली पकड़ना बंद कर दूंगा, मैं आज से बगीचा पर ध्यान दूंगा। हाँ भाई, ये फैक्ट है। तुम जितना तितली के करीब जाओगे ना, जितना तुम्हें अट्रैक्शन लगेगा, वो उतना करीब जाने के बाद ये लड़कियों के लिए भी है, लड़का तितला समझ ले, ठीक है? लड़कियां लड़के को तितला समझे, और लड़के लड़कियां को तितली समझे। फिलहाल समझाने की बात है। तो जितना जितना आप उसके करीब रहोगे, उतना ही फैसिनेटिंग दिखती है तितली। कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कितनी मनमोहक है, लेकिन जैसे ही करीब जाओगे उड़ जाएगी। टाइम भी खराब हुआ,
एक्सपेक्टेशंस भी हर्ट हुए आपके, क्या फायदा, तितली फिर से उड़ गई। लेकिन वही अगर बागीचा बना लोगे, समझ रहे हो, वो तितलियां वापस आएंगी। क्योंकि एक बात देखो, अल्टीमेटली सुनो, अल्टीमेटली मेरी बात को ध्यान से सुने, अल्टीमेटली आपका होना है नुकसान, एंड में नेट रिजल्ट हो जाएगा जीरो। आप चाहे किसी भी वर्क पे किसी भी वर्क करना है, आप चाहे लाख फोर्स लगा लो, अगर डायरेक्शन सही नहीं है ना, तो वर्क डन क्या माना जाता है, जीरो। वही आप कर रहे हो, वर्क तो कर रहे हो, आपका फोर्स कहीं और लग रहा है, जहां लगना चाहिए वहां तो फोर्स आपके अप्लाई नहीं हो रही बॉडी में, तो क्या हो रहा है, नेटवर्क तो आपका जीरो ही आ रहा है, रिजल्ट तो कुछ मिलेगा ही नहीं, आपने कोई फायदा नहीं है। समझ रहे हो? और जिल्लत की जिंदगी और हो जानी है, और बेइज्जती तो तुम रोज सहते ही सहते हो। क्या मिलता है तुम्हें इस आशिकी में? बेइज्जती के अलावा कुछ मिला आज तक? क्या मिला? बेइज्जती, सिर्फ बेइज्जती मिला होगा तुम्हें, कुछ नहीं। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रिस्पेक्ट आप तुम्हारा गंवा दिए होगे, इससे जरा कुछ नहीं मिला। अपना रियल जो नेचर है सब खत्म कर दिए होगे, कुछ भी नहीं मिलता। मैं समझा रहा हूं, एक बार थोड़ा 2 मिनट सुन लो थोड़ा ध्यान से। मैं हमेशा तुम्हें इस तरीके से इन चीजों पे इसलिए समझाता हूं, ये तुम्हारा जो उम्र है ना, ये सबसे पीक एज है तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन का, सबसे पीक एज है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? एक तोता था, एक तोती थी, दोनों डाल पर बैठे हुए थे। सुनो, तुम्हारे ऊपर की कहानी बता रहा हूं। एक तोता और एक तोती दोनों कहां बैठे हुए थे? डाल पर बैठ के बातें कर रहे थे। तोती कहती तोता से कि एक बात बताओ, सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, कहीं उड़ तो नहीं जाओगे मुझे छोड़ के? तो तोता कहता, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कैसी बात कह दी तुमने, मैं तुम्हें छोड़े कभी नहीं उड़ूंगा। तो ये कहती है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ना कभी उड़ जाओगे, क्योंकि तुम लोग होते ही ऐसे हो। तो वो तोता कहता, ठीक है, अगर मैं किसी दिन उड़ भी गया ना, तो तुम मुझे पकड़ के खींच लेना। तो तोती कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें पकड़ के खींच तो लूंगी, लेकिन क्या तुम्हें मैं पा पाऊंगी? इस बात से तोता हर्ट हो गया कि यार मैं तोती को कैसे बिलीव दिलाऊं। और इस चीज को सुन के वो कहता है, एक काम करता हूं, मैं तुम्हें बिलीव दिलाने के लिए मैं अपना पंख काट देता हूं। और तोता ने पंख काट दिया, ये विश्वास दिलाने के लिए उस लड़की को, उस तोती को, कि अब लड़की यहां पे तोती ही है, कि मैं जो है देखो पंख काट चुका हूं, अब मैं सच में कभी तुम्हें छोड़ के, इनडायरेक्टली कभी भी तुम्हें छोड़ के उड़ के नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है कि एक दिन आंधी तूफान आया होता है, बहुत तेज आंधी और बहुत तेज तूफान आता है। इतना तेज आंधी तूफान था कि तोता बोलता है तोती से कि काम करो, तुम जो है उड़ जाओ, मैं यही रहता हूं। तो तोती बोलती है कि तुम रह लोगे? बोलता है हाँ, तुम उड़ो ना, तुम्हारे पास तो पंख है, आंधी तूफान है, तुम उड़ो ना, छोड़ो ना मेरा। ये बोलते तोती जो है उड़ जाती है और बोलती है तुम अपना ख्याल रखना। फिर जब आंधी तूफान जब शांत होता है, तो तोती वापस आके देखती है, तो देखती है वो तोता जो था, कुछ लिखा हुआ था उस पेड़ की छाल पे, उस पेड़ के डाली पे कुछ लिख के गया था। उस पे ये लिखा था कि मर तो मैं उसी दिन गया था, मर तो मैं उसी वक्त गया था जिस वक्त तुमने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा या ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं उड़ूंगी, मैं यही रहूंगी। मर तो मैं उसी पल गया था। तूफान से कौन मरा था? मैं मरा तो उसी पल था। तूफान से तो मेरी जान गई थी, मर तो मैं उसी पल गया था। ये बात उसने लिख दी। तो कहने का अर्थ है इस पूरे बात में कि कभी भी अपने को ना चेंज मत करो, और तुम लोग कर देते हो खुद को चेंज। ठीक है, एक आशिकी का लेवल भी सही है, करो, एक उम्र है, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा, ये पर्सनल लाइफ है, मैं इसमें इंटरफेयर और नहीं रोकूंगा आपको, लेकिन अपने को बदलो मत ना बाबू, क्योंकि वो रही तो ठीक है, तब तो तुम्हारा बदलना जिंदगी भर सही है। अगर वो चली जाती है, तुम तो बदले उसके लिए थे, तो तुम अपने को वापस अपने पुराने जो अंदाज था या तो तुम्हारा जो पुराना रवैया था, वो तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चे क्या करते हैं आजकल, जब ऐसा कुछ होता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, पागल हो जाएंगे, अपने आप को खाना पीना त्याग देंगे, नस वस काट लेंगे, फंदा वंदा लगाने की सोच लेते हैं, जहर फिनाइल पी लेते हैं, हार्पिक पी लेंगे। क्या उसको फर्क पड़ेगा? क्या उसको फर्क पड़ता? तो जाती ही नहीं, वो गई इसलिए तो उसको फर्क पड़ता नहीं है। और तुम्हें ये बात समझ नहीं आती गधेड़ो। ये बात सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, बस चूंकि मैं लड़का हूं इसलिए मैं लड़की के लिए बोल रहा हूं। आप लड़की हो तो आप लड़की के लिए सोचो। ये सबके केस में हो सकता है, भगवान न करे किसी केस में ऐसा कुछ हो, बट किसका किस्मत कैसा है, तैयारी अपनी रखें आप लोग, ठीक है। और पूरा ध्यान इस विद्या के ऊपर लगाएं, क्योंकि एक ऐसी विद्या है जो हमेशा आपकी बालन बन के रहेगी। समझ आई? इसलिए पढ़ाई करें, मेहनत करें, ठीक है। एक काम करो, पहले इसको कॉपी करो। ये वाला पार्ट कब कॉपी किया बे? ये वाला कर लिया था। एक काम, इसको डिटेल लिखा था सबने, तो
इसको कर लो फिर। तोता कट गया। नहीं, नहीं डलेगा।